नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंशु शर्मा पुनः नई वीडियो के साथ। पिछले अध्याय में हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान के जो अन्य किसान आंदोलन है उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं आज के जो किसान आंदोलन में सीकर किसान आंदोलन। तो देखो, ये जो सीकर है, इस किसान आंदोलन का प्रारंभ है वो सीकर के जो राव राजा थे कल्याण सिंह, उनके समय में हुआ था, क्योंकि उन्होंने लगान है वो राजस्व 25 से 50% बढ़ा दिया था। अब बहुत ज़्यादा राजस्व बढ़ाने से ये आंदोलन हुआ। अब क्या कि उसने क्या किया था, 1922 में उससे पूर्व जो राव राजा थे उसके दाह संस्कार हुआ था, और जब ये स्वयं गद्दी पर बैठे, इनका राज्याभिषेक हुआ था, यानी गद्दी नशीन समारोह हुआ था, तो इस पर बहुत अधिक खर्च का बहाना बना दिया उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है, लेकिन मैं आगामी दिनों में क्या करूंगा, इस लगान वृद्धि में आपको रियायत दे दी जाएगी। इसने यह कहा था कि मेरे जो राज्याभिषेक समारोह में खर्च तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन मैं आपको आगामी समय में रियायत दे दूंगा। लेकिन जो वादा किया वो उन्होंने निभाया नहीं। ये जो इनका लगान वृद्धि है उसमें रियायत नहीं दिया और अपने वादे से मुकर गया। इसी समय राजस्थान सेवा संघ के जो रामनारायण चौधरी थे, इन्होंने इस सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनके नेतृत्व में किसानों ने आवाज़ उठाई और लंदन का जो समाचार पत्र था हेराल्ड, ये ध्यान रखना, बहुत बार प्रश्न पूछते हैं, इस आंदोलन में लेख छपे थे कि किस किसान आंदोलन के लेख है वो लंदन के हेराल्ड समाचार पत्र में छपे थे, तो वो है सीकर किसान आंदोलन। और 1925 में ये भी प्रश्न पूछते हैं, ब्रिटिश संसद का जो निचला सदन है जिसे हम लोकसभा कहते हैं भारत में, और वहाँ पे लंदन में इसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, सर पैट्रिक लॉरेंस जो किसान नेता थे, उन्होंने किसानों के समर्थन में इस किसान आंदोलन के संबंध में आवाज़ उठाई थी। इसके बाद देखो इसमें क्या हुआ था कि 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना के बाद इस आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। 1931 में ये राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हो गई थी। ठाकुर देशराज ने पथेना में जाट प्रजापति महायज्ञ, इन्होंने ये कहा था कि हम जाट प्रजापति महायज्ञ करने का निश्चय किया। और बसंत पंचमी, यानी उस समय बसंत पंचमी थी 20 फरवरी 1934 को बसंत पंचमी के दिन पंडित जो खेमराज थे उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। अब यज्ञ के बाद वहाँ के जो कुंवर थे हुक्म सिंह, इन्होंने को ये सोचा था कि यज्ञ के बाद जो आगामी रात आएगी, अगला दिन आएगा, उस दिन हम ठाकुर जो राजा है कुंवर हुक्म सिंह, उसको हाथी पर बैठाकर हम जुलूस निकालेंगे। तो वो वहाँ के जो जाट नेता थे वो कुंवर हुक्म सिंह को हाथी पर बैठाकर जुलूस निकालना चाहते थे, लेकिन जो सीकर के राव राजा थे कल्याण सिंह, वो और उनके जागीरदार इसके विरुद्ध थे। वो सोचते थे कि किसान हीन है और जुलूस निकालना राजाओं का विशेष अधिकार है, वो किसी व्यक्ति को हाथी पर बैठाकर जुलूस नहीं निकाल सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया था, उसी रात हाथी को चुरा लिया था, जिस हाथी पर उनकी सवारी निकलनी थी उसको चुरा लिया था। अब लोगों में क्या हुआ था, गहरा तनाव और असंतोष पैदा हो गया। अब वहाँ एक किसान नेता थे सर छोटू राम ने जयपुर के महाराजा को तुरंत एक तार भेजा, तार मतलब एक पत्र भेजा कि यदि एक भी किसान के कुछ हो गया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अशांति और अराजकता फैल गई है और ये रोष और तनाव का माहौल हो गया है। और अगर किसी भी मान लो और किसान को नुकसान हो गया तो इसका परिणाम राज्य को बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। अब सीकर के ये जो किसान नेता थे उनके आगे राव राजा को झुकना पड़ा। उन्होंने तुरंत एक हाथी उपलब्ध कराया और फिर जुलूस निकला। जब ये जुलूस निकला तो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि जगह से भी उस जुलूस में कई लोग शामिल हुए थे। और सीहोर के जो ठाकुर थे मान सिंह थे, इन्होंने क्या है, सोतिया का बास नामक गांव, इस गांव का आप थोड़ा सा नाम याद रख लेना, सोतिया का बास नामक गांव में, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो सीहोर के जो ठाकुर नेता मान सिंह था, उन्होंने सोतिया के बास गांव में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, अमानवीय उन पर अत्याचार किया था महिलाओं के साथ सोतिया के बास में, जिससे 25 अप्रैल 1934 को, ये आपको ध्यान रखनी है तारीख, 25 अप्रैल 1934 को सीकर का एक स्थान है कटराथल में किशोरी देवी के नेतृत्व में विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ। एक बहुत बड़ा विशाल महिला सम्मेलन हुआ था जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था इसमें, ठीक है। उस समय फिर सीकर में धारा 144 लगा दी कि 5 महिलाएं एक साथ नहीं रुक सकती, लेकिन महिलाओं ने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद में लोग मतलब कानून तोड़ के भी महिला इस सम्मेलन में
भाग लेने लगी। बड़ी संख्या में महिलाएं हुई थी, जिसमें मैं आपको एक दो का नाम बता देती हूँ, जैसे श्रीमती दुर्गा देवी शर्मा, श्रीमती फुल्ला देवी, श्रीमती रमा जोशी, उत्मा देवी, ये प्रमुख थे। और उत्मा देवी ने तो वहाँ बहुत ही मतलब ओजस्वी भाषण भी दिया था। इसके बाद क्या हुआ था कि 25 अप्रैल 1935 को ये जो कुदन गांव है सीकर का, इसमें लगान लेने पहुंचे थे अधिकारी। तो एक जो वृद्ध महिला थी धापी दादी, इसके नेतृत्व में महिलाओं ने उन अधिकारियों को लगान देने से इनकार कर दिया कि हम तो लगान नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लगान ले रहे हो। तो पुलिस ने क्या किया था, गोलियां चला दी किसानों पर। ठीक है, गोलियां चलाई तो वहाँ 4 किसान, जिनके नाम है चेतराम, टिक्कूराम, तुलछाराम और आसाराम, ये चारों किसान इस पुलिस की गोलियों से शहीद हो गए। अब और 175 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये जो विभत्स कांड हुआ था, इसकी ब्रिटिश संसद में आलोचना की गई। कई बार पूछते किस कांड की आलोचना की गई, तो ये जो कुदन गांव का जो हत्याकांड है, इसकी ब्रिटिश संसद में आलोचना भी की गई। ब्रिटिश संसद में इस आंदोलन की एक बार पुनः मांग सुनाई दी हमें, और 1935 तक किसानों की अधिकांश मांगे है वो स्वीकार कर ली। और आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो प्रमुख नेता थे, फिर धीरे धीरे आंदोलन समाप्त हो गया। और इसमें प्रमुख जो नेता थे उनमें जैसे सरदार हरलाल सिंह थे, नेतराम सिंह गोरी थे, पन्ने सिंह थे, और जो गोरू सिंह थे, ये कई इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो ये है आपका सीकर किसान आंदोलन, जिसमें आपको कुदन गांव का हत्याकांड और ये जो जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ इसके बारे में, और 1934 का कटराथल महिला सम्मेलन, इन तीनों के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला है चित्तौड़गढ़ में कुछ किसान आंदोलन हुआ जिसका नाम था बेगू किसान आंदोलन। तो बेगू किसान आंदोलन क्या है कि 1931 में अत्यधिक लाग बाग व अत्याचार के विरोध में आंदोलन हुआ। वही बात, जो भी किसान आंदोलन थे वो अत्यधिक लाग बाग मतलब लगान अत्यधिक मात्रा में लेने से होता है। और यहाँ के जो अधिकांश किसान थे उसकी जाति थी धाकड़ जाति थे। राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा। इन्होंने किसानों में चेतना जागृत की थी। 1921 में क्या हुआ था, मैनाल में पथिक जी के नेतृत्व में आंदोलन करने की प्रार्थना की। उनको मनाया कि आप आओ पथिक जी और इस आंदोलन का नेतृत्व करो। तो ये सारे भैराकुंड पर एकत्रित होकर किसानों की एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। उसके बाद में पथिक जी ने इनका यहाँ तक नेतृत्व भी किया था। उसके बाद पथिक जी ने इसका नेतृत्व वो राजस्थान सेवा संघ के जो रामनारायण चौधरी थे उनको सौंप दिया बाद में। 2 वर्ष के बाद ठाकुर अनूप सिंह, अब इन्होंने क्या किया था थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ बीच में, कि पथिक जी ने लाग बाग बेकार ऊंचे जो ये लगान थे उनके विरुद्ध आंदोलन किया था और यहाँ के शासक से प्रार्थना भी की थी। और फिर रामनारायण चौधरी को कह दिया कि आप राजा से मिलो। अब 2 वर्ष के बाद में ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य एक समझौता हो गया था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, पहली बार किसानों की मांग मान ली गई। ये अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ जो रामनारायण चौधरी जिसके अध्यक्ष थे, इनके मध्य समझौता हो गया था। अब ये समझौता ना तो मेवाड़ सरकार को अच्छा लगा और ना ही राजस्थान में जो अंग्रेजी रेजिडेंट थे उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने इस समझौते को बोल सेविक फैसले की संज्ञा दी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, इसको मेवाड़ की सरकार ने और रेजिडेंट ने बोल सेविक फैसले की संज्ञा दी। बोल सेविक फैसला है रूस में हुआ था, जिसमें पहली बार किसानों की मांग मानी थी और यहाँ भी पहली बार ये किसानों की मांग मान रहे, इसलिए इस फैसले को बोल सेविक फैसले की संज्ञा दी। ठाकुर अनूप सिंह को पद से हटा दिया। इसके बाद मेवाड़ सरकार ने जो एक अधिकारी थे ट्रेंच, इनके नेतृत्व में आयोग का गठन किया था, ट्रेंच आयोग का। और ट्रेंच के फैसले पर विचार करने के लिए, ट्रेंच का जो फैसला था, किसान नेता ट्रेंच थे, इनके अंग्रेज अधिकारी थे ट्रेंच, उनको आयोग गठन किया कि आप जाके देखो कि क्या वाकई में सीकर में इतनी ज़्यादा लगान है क्या। तो इनके फैसले के लिए किसान है वो सारे गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हो गए कि आज ये फैसला है, ये कैसा आ रहा है, और वो किसानों के पक्ष में नहीं आया तो सारे एकत्रित हो गए। ट्रेंच व लाला अमृतलाल ने किसानों के निर्णय को स्वीकार करने व तितर बितर हो जाने का आदेश दिया। कहा कि आप या तो हमारा ये जो मैंने निर्णय लिया स्वीकार कर लो, अन्यथा आप इधर उधर भाग जाओ। किंतु किसान भाग्य नहीं, वहीं पे ही डटे रहे। कौन से गांव में? गोविंदपुरा गांव में। 13 जुलाई 1923 को अब किसानों पर गोलियां चलाई, ट्रेंच ने गोलियां चलवाई थी, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए थे, एक तो रूपा जी और एक कृपा जी धाकड़। ये 2 किसान शहीद हो गए। इन दोनों के नाम आपको याद रखने, रूपा जी और कृपा जी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हो गए। राज्य के किसानों पर अत्याचार होने लगे, जिससे उनका मनोबल गिरते देख पथिक जी ने
गुप्त रूप से आंदोलन का नेतृत्व किया। अब जैसे ये दो मर गए किसान, तो किसान बेचारे उनका मनोबल गिरने लग गया। अब पथिक जी को पता चल गया तो ये वापस आंदोलन का नेतृत्व करने आते हैं। लेकिन 1923 में पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और धीरे धीरे ये आंदोलन समाप्त हो गया। अगला जो अपना किसान आंदोलन है वो है बरड़, जो बूंदी में है, जिसको बरड़ किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन भी कहते हैं। ये भी क्यों हुआ था? ये जितने भी किसान आंदोलन हुए इसमें एक कारण निश्चित लगेगा, आपको मिलेगा कि लगान की दर बहुत ही ऊंची थी और बेगार प्रथा ली जाती थी लोगों से, किसानों से, जिससे अप्रैल 1922 में मतलब किसानों को बहुत ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ती थी। इससे मान लो बिजोलिया का हो ही गया था आंदोलन, तो बिजोलिया वाले आंदोलन से प्रेरणा लेकर इन्होंने भी 1922 में क्या किया था, बूंदी में किसान आंदोलन का श्री गणेश कर दिया और इसका नेतृत्व किया था नैनूराम शर्मा ने। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नैनूराम शर्मा ने, जो राजस्थान सेवा संघ के एक बढ़िया कार्यकर्ता थे। 2 अप्रैल 1923 को, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, डाबी गांव में नैनूराम की अध्यक्षता में एक किसान सभा चल रही थी। जो किसान सभा किसकी अध्यक्षता में चल रही थी? नैनूराम शर्मा की। सारे किसान इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। तब वहाँ एक पुलिस अधीक्षक आए थे, इकराम हुसैन, ये आपको नाम याद रखना है। पुलिस अधीक्षक आए थे इकराम हुसैन। उन्होंने डाबी गांव में गोलियां चला दी, जिसमें एक तो ये ध्यान रखना नानक भील और एक देवलाल गुज्जर, ये दोनों शहीद हो गए। अब देखो बेगू में तो ये थे रूपा जी और कृपा जी धाकड़, और बूंदी किसान आंदोलन में नानक जी भील और देवलाल गुज्जर ये शहीद हुए, दोनों में अंतर है। उसके बाद में 1927 में जो राजस्थान सेवा संघ के अंतर्विरोध के कारण धीरे धीरे आंदोलन बंद हो गया और आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद में आता है एक आंदोलन निम्मू चना किसान आंदोलन। अब निम्मू चना है, ये अलवर में एक स्थान है। देखो अलवर में सूअरों को मारने पर एकदम प्रतिबंध था और ये सूअर क्या करते थे, किसानों की जो फसल है उसको बर्बाद कर देते थे। इसलिए इन सूअरों के उत्पाद से दुखी होकर उनको मारने को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ था। ये ध्यान रखना, सूअर जो मारने पर कौन सा आंदोलन हुआ था? निम्मू चना किसान आंदोलन, क्योंकि ये सूअर किसानों की फसल को क्या कर देते थे? नष्ट कर देते थे। तो 1921 में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब इस आंदोलन के दबाव के कारण महाराजों को सूअर मारने की इजाज़त भी देनी पड़ी कि नहीं ठीक है, आपकी फसल नष्ट करे तो हम मार दो। और 1922 में क्या हुआ था कि जो तीसरा भूमि बंदोबस्त लागू हुआ था एक, जिसमें राजस्व की नई दरें लागू कर दी। अब ये जो नई दरें लागू की थी तीसरा भूमि बंदोबस्त राजस्व में, ये लागू 1923-24 में कर दी। इसमें क्या होगा, पहली बार ब्राह्मणों और राजपूतों से कम कर लिया जाता था, उस प्रथा को बंद कर दिया। इससे पहले क्या हुआ था, ब्राह्मण और राजपूतों से क्या विशेष अधिकार दे दिए उनको और उनसे कर कम लिया जाता था। तो ये इस प्रथा को अब क्या कर दिया, भू राजस्व नई जो लागू की थी ना, उसमें इसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। जिसके कारण क्या हुआ था, ये जो ब्राह्मण और ये जो राजपूत जाति है ये इनसे नाराज हो गई थी। इन दोनों ब्राह्मण और राजपूत जाति में क्या हुआ था, असंतोष बढ़ गया था, क्योंकि इनके विशेष अधिकार क्या हो गए थे, समाप्त हो गया। ज़्यादा विरोध अब राजपूतों ने किया था। ज़्यादा विरोध कौन सी जाति ने किया था? राजपूतों ने ज़्यादा विरोध किया था। अब अलवर का जो बानसून एक शहर है अलवर का, और गाजी का थाना, इसमें क्या किया था, राजपूतों ने भूमि बंदोबस्त के विरोध की शिकायत है वो महाराणा को रेजिडेंट को कर दी। बानसून और थाना, ये गाजी का थाना के राजपूत है, इसकी शिकायत किससे करते हैं, रेजिडेंट से कर दी। जिससे वहाँ के जो इसके निम्मू चना के जो महाराज थे जयदेव सिंह, ये नाराज हो गए कि उन्होंने मेरी शिकायत रेजिडेंट से क्यों की है। अब देखो 14 मई 1925 को अब जो भू राजस्व के नाम पे होने वाली जो लूट थी कि हम पे बहुत भू राजस्व ले रहे हैं, इसकी चर्चा करने के लिए किसान है वो अलवर की बानसून तहसील के ये जो निम्मू चना गाँव है वहाँ एकत्रित हुए थे सारे किसान इस भू राजस्व की लगान पर चर्चा करने के लिए। अब वहाँ के एकाग्र राज्य की सेना का जो कमांडर था छज्जू सिंह, ये आता है और इसने गोली की बौछार करनी शुरू कर दी और लोगों के घर जलाने शुरू कर दी। इसने घर जलवा दी और गोलियां चलवा दी, जिसमें 156 व्यक्ति मारे गए, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और ये 600 व्यक्ति घायल हो गए। अब वहाँ उस समय एक समाचार पत्र निकलता था जिसका नाम था रियासत अखबार में। कौन से अखबार में, पूछ लेते कई बार, रियासत अखबार में इस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। अब आपको याद है अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुए थे, जब रोलेट की
विरोध में लोग अमृतसर में इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी और यहाँ इसने सेना कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियां चला दी। और महात्मा गांधी एक अखबार निकालते थे जिसका नाम था यंग इंडिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। यंग इंडिया में इसे दोहरी डायरशाही बताया है, ये ध्यान रखना कि ये तो जैसे डायर ने गोली चलाई थी वैसे ये दोहरी डायरशाही। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम कि राजस्थान में प्रजामंडल की स्थापना क्यों और कैसी हुई, प्रजामंडल क्या है। अब मैं देखूँ आपको बता देती हूँ कि 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि राजस्थान के विभिन्न भागों में ये सामंती अत्याचार हो रहे थे, जगह जगह शोषण हो रहे थे, आंदोलन शुरू हो गए थे, भू राजस्व में कमी आ गई थी, बढ़ गए थे, सामंती अत्याचार बहुत बढ़ गए थे, इसलिए प्रजामंडल का गठन किया लोगों ने। अब 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है। नागपुर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया। क्या प्रस्ताव पारित किया कि जो देशी राज्य है, जहाँ पर देशी राज्य कौन से होते हैं, जहाँ पर राजा शासन करता है, इसके मामले में आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कह दिया कि जहाँ राजा शासन करते हैं वहाँ हम आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब इससे क्या हुआ, जो अपने क्रांतिकारी नेता थे, राष्ट्रवादी नेता, वो निराश हो गए कि कांग्रेस अगर हस्तक्षेप नहीं करेगी तो फिर इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। अब 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हो गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। ये एक ऐसा मंच था जिसमें लोगों को अपनी राय या बात कहने का मंच मिल गया। लोग अपनी बात व्यक्त करते थे इस परिषद के माध्यम से। अब इसका प्रथम अधिवेशन कब होता है, 16 से 18 दिसंबर 1927 को बम्बई में हुआ था। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दीवान बहादुर रामचंद्र राव ने। पहले अधिवेशन है 16 से 18 दिसंबर 1927 को बम्बई में दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला सम्मेलन हुआ। अब ये जो सम्मेलन था, इसमें राजस्थान से 7 सदस्य थे, जैसे नैनूराम शर्मा कोटा, शंकरलाल शर्मा अजमेर, जयनारायण व्यास, कन्हैयालाल करियंत्री ये जोधपुर से थे, रामदेव पोदार और बालकृष्ण पोदार ये दोनों बीकानेर से थे, और ये त्रिलोक चंद्र माथुर ये करौली से थे। ये इसमें सारे शामिल हुए। विजय सिंह पथिक जी इस पूरे जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के सचिव थे, और रामनारायण चौधरी राजस्थान से प्रांतीय सचिव चुने गए इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको ध्यान रखना है कि हमें वेद और शांतिपूर्ण उपायों से, जहाँ देशी रियासत है मतलब राजा शासन कर रहे हैं, उन राजाओं के विरुद्ध हमें वेद एकदम शांतिपूर्ण तरीके के उपायों से राजाओं के अंतर्गत, मतलब राजा तो वहाँ रहेंगे, राजाओं के अंतर्गत हमें उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। इसका उद्देश्य ये था कि राजा अपना शासन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें राजाओं के शासनकाल में ही उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी है। अब थोड़ा सा ये और बता देती हूँ मैं आपको कि 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इंपॉर्टेंट अधिवेशन था। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया, क्या कि देशी राज्यों के आंदोलन का वो समर्थन देने का प्रस्ताव पारित हो गया था कि देशी राज्य के विरुद्ध जो भी आंदोलन हो गया कांग्रेस उसको समर्थन देंगे। इन्हीं के बाद राजस्थान में प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये जो 1938 का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन है, इसमें ही इस आंदोलन को समर्थन देने की बात हुई कि हम जो देशी राज्य है उसके जो भी आंदोलन होगा उसको कांग्रेस समर्थन देगी। इसके बाद प्रजामंडल की स्थापना हुई। अब प्रजामंडल क्या है, तो प्रजामंडल एक आंदोलन मान लो आप, जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, अत्याचार व शोषण का विरोध करना है, ठीक है, और सामंती शोषण का विरोध करना है, राजनीतिक जागृति पैदा करना और देश के राष्ट्रीय आंदोलन को गति देना, अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसको गति देना। इस कार्य के लिए ये जो ऊपर कार्य बताए, इन कार्य के लिए जो संगठन बने उन्हें हम प्रजामंडल कहा गया। अब राजस्थान के जो प्रमुख प्रजामंडल कौन कौन से हैं और संस्थापक कौन है, कई बार पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि 1931 में प्रजामंडल बना था जयपुर और बूंदी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जन्नालाल बजाज और कपूरचंद पाटिल ने की थी, बूंदी की थी कांतिलाल ने। 1934 में हड़ौती नैनूराम शर्मा, मारवाड़ जयनारायण व्यास, सिरोही वृद्धिशंकर त्रिवेदी। 1936 में बीकानेर मग्गाराम वैद्य ने किया था। 1938 में 4 हुए थे प्रजामंडल गठन, मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा ने किया, अलवर हरिनारायण शर्मा ने किया, शाहपुरा रमेश चंद्र ओझा ने किया, भरतपुर किशनलाल जोशी और करौली त्रिलोक चंद्र माथुर। उसके बाद 1939 में कोटा नैनूराम शर्मा, किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी, इन्होंने स्थापना की।
1945 में जैसलमेर की प्रजामंडल की स्थापना होती है, जिसका नेतृत्व किया था मीठालाल व्यास ने। 1945 में बांसवाड़ा में प्रजामंडल बना, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने इसका गठन किया। प्रतापगढ़ में अमृतलाल पाठक ने इसका गठन किया था। और जो अंतिम था 1946 में, वो था झालावाड़, जिसका गठन किया था मांगीलाल भव्य ने। अब इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि पहली बार महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा कर दिया। ये देखो, पहली बार प्रजामंडल में ये महिला बाहर निकली। अनेक महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग भी लिया था और गिरफ्तारी भी दी थी। और जयपुर प्रजामंडल में अनेक महिलाओं ने भाग लिया, जिनमें रमा देवी देशपांडे है, इंदिरा देवी है, सुशीला देवी है, अंजना देवी है। इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और 1942 में देखो भारत छोड़ो आंदोलन चला था, तो इसमें भी बहुत सी महिलाओं ने भाग लिया। एक दो के मैं नाम बताती हूँ, जैसे गोरजा देवी है, सावित्री देवी भाटी है, सिरे कमल व्यास है, राजकौर व्यास है। इन्होंने गिरफ्तारी दी। और उदयपुर में जो माणिक्यलाल वर्मा थे, उनकी पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा। उन्होंने अपने 6 माह के पुत्र के साथ, ये तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गई थी। ठीक है। अब इस आंदोलन में क्या हुआ था, देखो, प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने सामाजिक सुधार किए, शिक्षा का प्रसार किया, बेकार प्रथा उसका उन्मूलन किया था, आदिवासियों के उद्धार पर ध्यान दिया था। और जो राजशाही और शोषण था, उससे राजस्थान में इन आंदोलन से जागृति पैदा हुई थी। राजाओं के खिलाफ भी इनमें क्या हुआ था, जागृति पैदा हुई। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये आंदोलन, जो प्रजामंडल आंदोलन, ये भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गया और आगे राष्ट्रीय आंदोलन तक ये प्रजामंडल के साथ चलते रहे। तो विद्यार्थियों, ये था अपना राजस्थान की अन्य किसान आंदोलन और प्रजामंडल। अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।